नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस बड़ी खबर में हम लोग चर्चा करेंगे भारत में दोहरे घाटे की समस्या। इसकी चेतावनी दी है हमारे वित्त मंत्रालय ने। क्या है ये सब कुछ आपको बहुत सरल शब्दों में समझाऊंगा, पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। हाल ही में हमारे वित्त मंत्रालय ने जो अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट थी वो निकाली और उसमें यह बताया कि भारत में ऐसी स्थिति आ सकती है कि दो टाइप के इन्होंने घाटे बताए हैं। एक तो घाटा है जिसको हम लोग बोलते हैं राजकोषीय घाटा, जिसको इंग्लिश में हम लोग फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, और दूसरा घाटा है चालू खाता घाटा, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। अभी दोनों के बारे में मैं आपको समझा दूंगा। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा दोनों घाटे के बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने वाले समय में, तो इस टाइप की चेतावनी दी गई है। ठीक है, अब ये चूंकि दो घाटे हैं तो इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, दोहरा घाटा, जिसको इंग्लिश में कहीं पर भी लिखा होगा ट्विन डेफिसिट। ठीक है, तो ये आप समझ जाइएगा, जहां पर भी दोहरे घाटे की बात होगी तो वहां पर दो घाटों के बारे में, दो डेफिसिट के बारे में बात करी जा रही होगी। एक तो राजकोषीय घाटा और दूसरा चालू खाता घाटा, वो भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ने के चांसेस हैं। इस प्रकार की चेतावनी हमारे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी करी गई है। अब संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज यहां पर आपको समझा दूंगा। देखिए, राजकोषीय घाटे को इंग्लिश में फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास जो है, मेरी जो आमदनी है वो 100 रुपए है। ठीक है, अब मेरा जो खर्चा है वो है 120 रुपए, तो जाहिर सी बात है कि इसका अंतर क्या आ जाएगा, 20 रुपए। यानी कि मैं कमाता तो 100 रुपए हूं मगर मेरे खर्चे ज्यादा हैं। तो जब खर्चे ज्यादा हो जाएंगे तो ये ज्यादा का जो 20 रुपए का अंतर है वो कहीं ना कहीं से तो मुझे चुकाना पड़ेगा ना। तो वो मैं अपने किसी दूसरे मित्र से उधार लेता हूं, तो ये 20 रुपए, और तभी मैं अपने खर्चे पूरे कर पाता हूं। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है, कैसी स्थिति, जब आमदनी जो है वो कम हो जाती है और जो खर्चे हैं वो अधिक हो जाते हैं, तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, घाटा बोलते हैं, लॉस में चला गया। तो ये जब घाटा होता है और खर्चे अधिक होते हैं तो उस केस में उधार लेना पड़ता है। अब सोचिए, मैंने यहां पर 20 रुपए उधार लिए, मेरी आमदनी थी 100 रुपए, खर्चा था 120 रुपए और 20 रुपए उधार हो गया। अब अगर अगले महीने की बात करें, मान लीजिए ये एक महीने का खर्चा था, अगला महीना आएगा, अगले महीने मेरी सैलरी तो इतनी ही रहेगी 100 रुपए, अब खर्चा मेरा 120 रुपए है और ये 20 रुपए हम पहले से ही उधार लेके आ गए हैं, तो अब टोटल मेरे खर्चे 140 रुपए हो गए। तो यानी कि अब हमें इसको पूरा करने के लिए 40 रुपए उधार लेने पड़ेंगे। तो ये इस तरीके से बढ़ता ही जाएगा। कब? यदि हमने अपने जो खर्चे हैं उसको क्या नहीं करा, उसको नियंत्रित नहीं करा, तो ये चीज क्या होगी, बढ़ती जाएगी और ये बढ़ बढ़ के धीरे धीरे एक बहुत बड़ी समस्या को अर्थव्यवस्था में जन्म दे सकती है। तो ये याद रखिएगा, जब भी हमारी जो आमदनी है वो कम होती है और जो हमारे खर्चे हैं वो ज्यादा होते हैं, तो यहां पर होता है घाटा। अब यही जो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है, तो अर्थव्यवस्था के शब्दों में अगर बात करी जाए तो किसी राज्य की या किसी सरकार की जो ये लोग बजट निकालते हैं, तो ये जो बजट होता है उसमें जो घाटा होता है, तो घाटे ऐसे तो बजट में कई प्रकार के घाटे होते हैं, यहां पर हमको फोकस करना है किस पे, राजकोषीय घाटे पे, जिसको इंग्लिश में फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। तो राजकोषीय घाटे का मतलब होता है कि जो सरकार है उसकी जो आमदनी है वो क्या है, वो सरकार के खर्चों से कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। सरकार की जो कुल आय होती है और जो व्यय होता है, इसमें जो अंतर होता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, राजकोषीय घाटा। ये कब होगा, ये जाहिर सी बात है तभी होगा जब हमारे पास जो आमदनी है वो कम हो और हमारे खर्चे जो हैं वो ज्यादा हो जाएं। अब देखो, जो सरकार खर्च करती है, अगर यहां पर खर्चों की बात करें तो खर्चे जो होते हैं सरकार के वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं पूंजीगत खर्चे, एक होते हैं राजस्व खर्चे। अगर राजस्व खर्चों की बात करेंगे तो जैसे जितने भी सरकारी कर्मचारी सरकार के अंडर में काम करते हैं उनको वेतन देना, सैलरी देना, उनकी पेंशन की बात कर लें, जितनी सब्सिडी सरकार देती है, खाद्य पे सब्सिडी है ना, गैस पे सब्सिडी, उर्वरक पे सब्सिडी, तो वो सारी, और जितनी सरकार योजनाएं चलाती है तो उन सब का खर्चा जो होता है वो सब कहां से सरकार देती है, राजस्व खर्चों से। पूंजीगत खर्चों में वो खर्चे आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सरकार ने किसी रोड का निर्माण करा,
ठीक है, किसी पुल का निर्माण करा, बुलेट ट्रेन का निर्माण करा, है ना, कोई न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाया जा रहा है, तो वो सब जितने निर्माण होते हैं पूंजीगत व्यय में, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसको बोलते हैं कि ये मेरा कैसा है, पूंजीगत व्यय है। ठीक है, इन सब व्यय पे अगर यहीं पर सरकार की आमदनी की बात कर लें तो आमदनी में कैसे हो जाती है, प्राप्तियां जो होती हैं, राजस्व प्राप्ति एक सरकार करती है। ठीक है, राजस्व प्राप्तियों के अलावा सरकार ने जिसको जिसको ऋण दे रखा होता है, वो ऋण की वसूली जब होती है तब वो वाली प्राप्तियां आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्राप्तियां भी आ जाती हैं। तो ये सब सरकार की आमदनी होती है, ये सब सरकार के खर्चे होते हैं। खर्चों में हमेशा ज्यादा पैसा खर्च होता है और आमदनी जो होती है वो कम होती है। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा, तो होगा घाटा। अब उस घाटे को भरने के लिए सरकार को लेना पड़ता है उधार। तो वो भी उधार में, अब जब भी किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से उधार लिया जाता है तो उसको उधार के पैसे तो वापस करे ही जाते हैं, उसके साथ ही साथ उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट, कुछ ब्याज भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है राजकोषीय घाटा। दूसरा देख लेते हैं चालू खाता घाटा क्या होता है, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। ठीक है, अगर हम आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं, यानी कि हम बाहर से बहुत सारी वस्तुएं मंगाते हैं, ठीक है, हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं बाहर की वस्तुओं पर, और हम अपने यहां से जो वस्तुएं यहां पर उत्पादित होती हैं या सेवाएं जो उत्पादित होती हैं उनको बाहर जो भेजते हैं उसको निर्यात कहते हैं, तो वो कम करते हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होगा, घाटा होगा। अब जो भी सामान हमारे के यहाँ आ रहा है तो उसका तो हमें पैसा देना पड़ता है ना, तो पैसा देना हमें ज्यादा पड़ रहा है पैसे की, और जो सामान हम बाहर निर्यात करते हैं, तो बाहर हम जाके बेचते हैं, जो भी उत्पाद और सेवाएं होती हैं, तो उनसे पैसा यहाँ पर आता है, तो यानी पैसा हमें देना ज्यादा पड़ रहा है और पैसा जो आया पैसा है वो कम है। तो जब भी आयात और निर्यात के बीच में अंतर होता है तो उस घाटे को हम लोग चालू खाता घाटा कहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से अधिक हो जाता है, यानी कि आयात का मूल्य कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, चालू खाता घाटा होता है। अब देखो, हाल ही में आपने सुना होगा कि जिस तरीके से कोयले के दाम जो थे बढ़ गए, अब हमारे क्या भारत में आधे से ज्यादा जो विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करी जाती है वो कोयले से करी जाती है, तो अब हमें जाहिर सी बात है कोयले का आयात करना पड़ता है। तो अब रूस यूक्रेन का जिस तरीके से वॉर चल रहा है, तो उस युद्ध के चलते जो कोयला है, ठीक है, इसके प्राइस बढ़े हैं, तो जब कोयला हम आयात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अब हमें बाहर पैसा कैसा देना पड़ेगा, डॉलर में पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम पैसा ज्यादा दे रहे हैं तो अब कोयला महंगा पड़ रहा है, तो वो एक बोझ सरकार के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, दूसरी बात करें, जो सब्सिडी होती है किसानों को, जैसे खाद्य सब्सिडी दी जाती है, या एलपीजी गैस की बात कर लें, उज्ज्वला योजना की बात कर लें, तो ये सब्सिडी में क्या हुआ। अब खाद्य की बात करें तो यूक्रेन और रशिया से जो भी हमारे यहाँ पे खाद्य आती थी, तो वो खाद्य के जो मूल्य थे वो भी क्या हो गए, खाद्य के मूल्य भी बढ़ गए। तो अब सरकार को, मान लीजिए पहले वो सरकार जो थी वो 10 रुपए में खाद खरीदती थी, अब उसे 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो सरकार के ऊपर इसका भी बोझ पड़ गया। तो कोयले की बात करें, सब्सिडी की बात करें, तो इसमें सरकार को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, तो जब ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है हमारा जो आयात में जितना पैसा जा रहा है वो अधिक जा रहा है। अब एक और उदाहरण के तौर पे समझिए, अभी क्या हुआ था, हाल में आपने देखा था कि डीजल और पेट्रोल जो थे, ठीक है, ये काफी ज्यादा महंगे हो गए थे। तो महंगे क्यों हो गए थे, क्योंकि सरकार क्या लेती है, इस पे एक्साइज ड्यूटी लेती है। इस पे पूरा एक वीडियो बनाया था, अगर आपको इसके बारे में जानना हो, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे घटती बढ़ती हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो जो सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है, तो सरकार ने क्या करा, इस एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया। अब चूंकि मान लीजिए पेट्रोल और डीजल है 50 रुपए का, एक्साइज ड्यूटी सरकार 20 रुपए लेती है, तो हमें कितने का पड़ता है, 70 रुपए का। अब एक्साइज ड्यूटी अगर सरकार कम कर दे, इसी ड्यूटी को जस्ट आधा कर दे, तो हमें कितने का पड़ेगा पेट्रोल और डीजल, 60 रुपए का। तो जब एक्साइज ड्यूटी कम कर देगी सरकार, तो यहां पे पहले वो 20 रुपए कमा रही थी, अब 10 रुपए कमाएगी, तो सरकार की यहां पर आमदनी भी कम हो रही है। अब इन दोनों चीजों को जोड़ के देखिए, जिसके बारे में वित्त मंत्रालय ने चर्चा करी है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसमें जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी कम करनी पड़ी है, प्लस कोयले में और खाद्य उर्वरक जो होती है उसमें सब्सिडी में हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा है। इस वजह से पैसे का जो भारत से बहिर्गमन है वो ज्यादा बढ़ गया है। तो सरकार की आमदनी कम हो रही है और सरकार को व्यय ज्यादा करना पड़ रहा है।
ठीक है। इस वजह से क्या है, ये दोनों टाइप के जो घाटे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यहां पर मैंने बताया कि उत्पाद शुल्क जो आता है उसमें कटौती हुई है, राजस्व पर इससे असर पड़ा है। अब देखिए यहां पर एक चीज को याद रखना पड़ेगा, महंगा आयात, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा। राजकोषीय घाटा जब भी बढ़ता है ना, तो उससे चालू खाता घाटा बढ़ जाता है। कैसे? देखिए राजकोषीय घाटा बढ़ने का मतलब क्या है कि सरकार की जो आय है वो कम हो रही है और जो सरकार का व्यय है वो ज्यादा हो रहा है। जब भी ऐसी स्थिति आती है ना, तो कोई भी देश जो होता है उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, क्योंकि वो उधार पे चल रहा होता है। अब मान लीजिए आपसे अगर मैं रोजमर्रा जीवन की बात करूं, यदि कोई व्यक्ति है वो उधार ले लेके अपने खर्चे पूरे करता है, तो आपकी नजर में उसकी इमेज क्या होगी कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, उधार क्यों लेना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति क्यों आई है, अपने खर्चों पे कंट्रोल करो। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है तो आर्थिक स्थिति जो होती है वो साख पर आ जाती है, तो उसकी जो इमेज है देश की वो ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। तो अब जो भी एफडीआई यानी कि जो भी कंपनियां विदेश से यहां पर निवेश करने आती हैं, या यहां पे जो ऑलरेडी कंपनियां निवेश कर रही होती हैं विदेशी कंपनियां, उनका ये सोचना होता है कि भाई ये देश जो है इसकी सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है, इसकी जो नीतियां हैं वो इतनी अच्छी हैं नहीं, तो हम यहां से क्या करेंगे, बाहर चले जाएं। तो अगर मान लीजिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा नहीं, या जो ऑलरेडी कंपनियां यहां पर विदेशी हैं वो अगर इंडिया से जाने लगेंगी, तो इंडिया से जब वो जाएंगी तो अपना पैसा लेके जाएंगी, यानी कि डॉलर में पैसा लेके जाएंगी। तो यहां से क्या होगा, यहां से पैसा जो डॉलर है वो इंडिया से बाहर जाएगा। अब इंडिया से अगर डॉलर बाहर जाएगा तो हमारे पास जो विदेशी मुद्रा है वो भी कम होगी, जो विदेशी मुद्रा का रिजर्व होता है वो कम हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में हमारे पास डॉलर बचेगा नहीं। जब डॉलर बचेगा नहीं तो हमारे पास बचेगा क्या, रुपया। तो रुपए का क्या हो जाएगा, रुपए का अवमूल्यन हो जाएगा। अवमूल्यन का मतलब है, मान लीजिए पहले जो $1 था वो मान लीजिए था $70 का, तो अभी आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद वही डॉलर, $1 का जो डॉलर है, हो सकता है उसके लिए हमको 80 या 90 रुपए देने पड़े। तो जब हम मान लीजिए बाहर से कोयला ले रहे हैं, $1 का मान लीजिए 1 किलो कोयला आ रहा है, तो पहले हमें उसके लिए केवल 70 रुपए अपने कोष से देने पड़ रहे थे, अब हमें उसके लिए 80 या 90 रुपए देने पड़ेंगे। तो यानी कि हमें ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब हमने आयात में, देखो ध्यान से, जो कोयले का आयात हो रहा है उसमें हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो जैसे ही आयात में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा तो चालू खाता घाटा जो है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इस वजह से राजकोषीय घाटे बढ़ने से चालू खाता घाटा जो है वो भी बढ़ सकता है, यानी कि इसका इस पे असर पड़ता है। और रुपए की कीमत क्या होती है, कमजोर होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पे उन्होंने कुछ हाईलाइट दे रखे हैं, ये मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी हैं। किस तरीके से जीएसटी कलेक्शन हुआ है, वो 44% जो था वो बढ़ा हुआ है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को एक बार देख लीजिएगा, जो भी मुख्य मुख्य पॉइंट थे वो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये था आज का मुख्य चर्चा का विषय कि किस तरीके से जो भारत में दोहरे घाटे की समस्या के बारे में चेतावनी दी है हमारे वित्त मंत्रालय ने, वो दोहरा घाटा क्या होता है, हर चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी। मैं आशा करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में एक नई खबर के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।